नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला पर। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने नोटिस किया होगा सीबीएसई का जो पेपर पैटर्न है वो ज़्यादातर कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो रहा है। इसका मतलब अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। वही इस पाठशाला पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी हमने चैप्टर्स करवाए हैं, ये आप चैप्टर्स जो करवाने वाले हैं सबका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने वॉइस पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये चैनल नया है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी आपके इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और इसका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर दिए हैं, तो आपने नहीं देखे तो आप वो जाकर भी देख सकते हैं। अब एज यूजुअल जैसे चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो है सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन और लास्ट में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट। तो मोटी मोटी इस चैप्टर में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन में बढ़ोतरी आई है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटरकनेक्शन। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण ये इंटरकनेक्शन बढ़ा है, तो आपको जो है वो जानना है। अब अगर अपन पिछले क्लास की बात करें तो पिछले क्लास में हमने फैक्टर्स दैट लेड ग्लोबलाइजेशन का शुरुआत किया था। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा था? तो हमने उसके अंदर पहला फैक्टर पढ़ा था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा है। इस टेक्नोलॉजी में हमने 2 चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ी टेलीकम्युनिकेशन, जैसे जैसे टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा कि आप एक जगह से बैठ के दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में फ़ोन लगा सकते हैं। इसका मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह से इंटरकनेक्टेड है। और दूसरा हमने देखा था इंटरनेट की मदद से भी हम जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन 2 टेक्नोलॉजी की वजह से इम्प्रूवमेंट आया। अगर आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी बढ़ी है वैसे वैसे इंटरकनेक्शन भी बढ़ गया। तो ये पहला पॉइंट था और ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास के अंदर हम फैक्टर्स दैट लेड ग्लोबलाइजेशन का सेकेंड फैक्टर पढ़ेंगे और उस सेकेंड फैक्टर का नाम है लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है एक तो टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा है और दूसरा आपका लिबरलाइजेशन की वजह से बढ़ा है। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है इसको अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या है। तो इसके इम्पैक्ट हम पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है इसके सल्यूशन क्या हो सकते हैं। नेगेटिव जो इम्पैक्ट है इसके सल्यूशन क्या रह सकते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो सेकंड फैक्टर है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये सेकंड कारण है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है। अब ये लिबरलाइजेशन क्या होता है? जैसे छोटी कंपनी होती है तो वो क्या करती है, अब जैसे आपको पता है एमएनसी के पास बहुत सारा पैसा होता है तो बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी compete नहीं कर सकती। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो हमारे जो फाउंडिंग फादर्स से उनको लगा कि अगर हमारे देश में अगर बाहर से एमएनसी आ जाएगी तो हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो उनसे कभी compete कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या किया, जो बाहर से सामान आता था
उसको उस पर जो है वो टैक्स लगा दिया, जिससे वो बहुत महंगा हो गया। तो बाहर के लोग यहाँ आने लगे नहीं। बाहर से कोई इन्वेस्टर आता था तो उसको इतनी आसानी से हम आने नहीं देते थे, ताकि हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो बचे रहे। लेकिन हमने 1991 में क्या किया, ये जो हमने बाहर से जो सामान आता था उस पर टैक्स लगाते थे, या बाहर से कोई फैक्ट्री इंडिया में लगाना चाहते थे, उसके लिए हमने रूल्स और रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट किए हुए थे। 1991 में हमने लीनियंसी दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि हमको लगा 50 साल निकल गए आज़ादी को, और अब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो तैयार है बाहर की एमएनसी के साथ कम्पीट करने के लिए। तो हमने जो है हमारी जो पॉलिसीज थी उसके अंदर थोड़ा फ्रीडम दे दिया। लिबरलाइजेशन का मतलब भी यही होता है, फ्रीडम। अब इसको देखो ढंग से पढ़ते क्या है। डेवलप्ड कंट्रीज ड्यूरिंग इट्स डेवलपिंग स्टेज give protection to domestic producers with variety of means. One is trade barrier, tax on imported products. जो डेवलप कंट्री होती है, आज जो यूएसए है वो एक टाइम पे डेवलपिंग कंट्री रही होगी, तो जब वो डेवलपिंग कंट्री रहती है तो वो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए क्या करती है, बहुत सारे तरीके अपनाती है, जिसमें से एक तरीका है ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में आप बैरियर लगा दो। बैरियर कैसे लगा दोगे? आप वो सामान को महंगा बना दोगे, ठीक है। टैक्स ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, अगर आपके अंदर यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हो कोई सामान, उस पर आप टैक्स लगा दोगे तो महंगा हो जाएगा, फिर आप खरीदोगे नहीं उसको। इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर 1947 हैड पुट बैरियर टू फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट। 1947 के बाद जो इंडिया के जो फादर्स थे, फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने बाहर से सामान आने वाला, बाहर से टेक्नोलॉजी आने वाली, बाहर से इन्वेस्टमेंट आने पे बैरियर्स लगा दिए। बैरियर्स मतलब टैक्स लगा दिया, जिससे वो बाहर का सामान महंगा हो जाए। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, क्यों किया? ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट कर सके विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपिटिटर्स। एज आर लीडर्स दो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर विल नॉट बी एबल टू कम्पीट विद द फॉरेन कंपनीज। क्यों लगाया इन्होंने बैरियर? क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना था। क्यों बचाना था? क्योंकि उनको लगता था एमएनसी के पास बहुत पैसा है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, तो वो सामान सस्ता बना पाते हैं और इंडिया में यहाँ सस्ता बेच पाएंगे। हमारा क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं है तो सामान थोड़ा महंगा बन रहा है। अगर वो महंगा बनेगा तो हमारा सामान कोई नहीं खरीदेगा, एमएनसी का सामान खरीदेगा, तो जो डोमेस्टिक कंपनीज है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पर बैरियर्स लगा दिए। इंडिया ओनली अलाउड इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स। अब जब हमने ये बैरियर्स लगा रखे थे तो हमारे को जो ज़रूरतों के सामान थे उसी पे हमने छूट दे रखी थी, बाकी सब पे हमने टैक्स लगा रखा था। क्या है? जैसे मशीन्स हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इन 1991 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ओपन इंडियन मार्केट फॉर फॉरेन कंपनीज। मतलब ये जो बैरियर हमने लगा रखा था ये 1991 में हमने हटा दिया। क्यों हटाया? क्योंकि अब हमको लग रहा है कि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, तो वो एमएनसी के साथ compete कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और प्राइस। तब हमने ये खोल दिया। बिकॉज आवर गवर्नमेंट थॉट नाउ इंडियन प्रोड्यूसर्स आर रेडी टू compete विद फॉरेन कंपनीज। अब हमको लग रहा है कि हमारे प्रोड्यूसर जो है वो फॉरेन कंपनी से जो है वो क्वालिटी और प्राइस के अंदर compete कर सकते हैं। एंड दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और पहले तो ये हमको लगा कि अब हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स compete कर सकते हैं, और दूसरा ये था कि वो compete करेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। जब कंपटीशन होता है तो दोनों बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अच्छी क्वालिटी विद कम पैसा। तो इससे कंज्यूमर्स को भी फायदा है और प्रोड्यूसर्स को भी फायदा है। दिस डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया के इस डिसीजन को जो है सपोर्ट किया। WTO क्या है आपका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस फैसले को किसने सपोर्ट किया? WTO ने। दस ट्रेड बैरियर्स वर रिमूव्ड। हम पहले जो बैरियर लगाते थे, कौन सा बैरियर? टैक्स वाला, ये हमने 1991 में रिमूव कर दिया। विच मीन्स दैट गुड्स कैन बी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजिली एंड फॉरेन कंपनीज कुड सेट अप फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज इन इंडिया। इसका मतलब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्रीज ऑफिसेज लगा सकते हैं। रिमूविंग बैरियर रिस्ट्रिक्शन सेटअप बाय गवर्नमेंट इज व्हाट इज टर्म्ड एज लिबरलाइजेशन। ये जो हमारी भारत सरकार ने ये जो
ट्रेड बैरियर हटाए, ये जो टैक्सेस हटाए, ये जो रिस्ट्रिक्शंस हटाए कि बाहर की कंपनी यहाँ पर आके पैसा नहीं लगा सकती है, इसी को हमने बोला लिबरलाइजेशन। अब जब हमने बाहर की कंपनी यहाँ पर पैसा नहीं लगा सकती, बाहर का सामान यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब क्या है, इंटरकनेक्शन थोड़ा स्लो है, लेकिन जब आ सकती है इसका मतलब इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है। तो 1991 से पहले ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्शन थोड़ा कम था, 1991 के बाद इंटरकनेक्शन बढ़ रहा है। लिबर का मतलब क्या होता है, लेस रिस्ट्रिक्शन या फ्री, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ा। दो कारण है ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के, एक है आपका टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका लिबरलाइजेशन। एक सेकेंड, अब आगे देखो। अब ये WTO की हमने जो बात की थी, WTO इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज एम इज टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। WTO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसका एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड आसानी से हो सके, कोई टैक्स नहीं लगाए, एक कंट्री का सामान दूसरी कंट्री में बिके, दूसरी का तीसरी में बिके, एक कंपनी दूसरी कंट्री में जाके अपने ऑफिस फैक्ट्री लगा सके बिना रोक टोक के। WTO एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग रूल्स और रेगुलेशन बनाती है। और आज जो WTO है उसके 160 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं। जो जो कंट्रीज WTO के मेंबर हैं उनको WTO की बात माननी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। कंपनी या एक कंट्री अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो थे फैक्टर्स दैट लेड टू ग्लोबलाइजेशन। दो फैक्टर्स है, एक टेक्नोलॉजी, दूसरा लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी में हमने वापस दो चीजें पढ़ी, टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट। अब हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इंपैक्ट हुए, तो हम सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट देखेंगे। पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, जब बाहर की कंपनीज यहाँ पर आई तो यहाँ की जो कंपनी थी वो पहले, क्योंकि बाहर की कंपनी नहीं थी तो अपने हिसाब से उन्होंने प्राइस लगा रखी थी, क्वालिटी भी मनचाही ले रहे थे। लेकिन जब बाहर की कंपनी आई तो अब इनको डर लग रहा है कि लोग ये सामान खरीदेंगे, तो उन्होंने अपनी क्वालिटी बढ़ाई, प्राइस के अंदर जो है वो फाइट होने लगी, तो कंज्यूमर्स को फायदा होने लगा। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इससे क्या हुआ ना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ी, और क्योंकि दो कंपेटिटर हैं तो प्राइस जो है वो कम हो गई। ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू इंक्रीज इन कंपटीशन अमंग फॉरेन एंड लोकल कंपनीज। फॉरेन और लोकल कंपनीज में कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि पहले जब एक ही थी तो कंपटीशन नहीं था, अब दो है तो कंपटीशन है। विच हैज लेड इन इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी। ग्लोबलाइजेशन क्या है कि पॉजिटिव क्या है, एक तो क्वालिटी बढ़िया, क्यों बढ़िया, क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। क्वालिटी, रिडक्शन इन प्राइसेस एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू कंज्यूमर्स, क्योंकि अब कंज्यूमर्स के पास में ज़्यादा वेराइटी ऑफ ऑप्शंस है, ज़्यादा प्रोडक्ट में से वो चूज कर सकते हैं, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ गई है और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, दूसरा, ग्लोबलाइजेशन हैड लेड टू इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन कंपनीज लाइक सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, बैंकिंग सर्विस एक्सेट्रा, विच हैज क्रिएटेड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। दूसरा क्या फायदा है, पहला फायदा तो है क्वालिटी इंप्रूव हो गई, प्राइस कम हो गई और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया। दूसरा क्या है, जब MNC किसी दूसरी कंपनी में जाके अपनी फैक्ट्री लगाती है या ऑफिसेज लगाता है तो वहां पर उनको नए लोग चाहिए जॉब करने के लिए, तो जब वो आएगी तो वो जॉब क्रिएट करेगी। तो सेकंड फायदा है न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज उस रीजन में खुलेगी। एंड ऑल्सो बेनिफिटेड लोकल कंपनी हु प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू दीज MNCs। लोकल एरिया में जाके फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां पे नई जॉब अपॉर्चुनिटी लगेगी, और MNC जब आती है तो क्योंकि अगर वो कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, जो लोकल कंपनीज है वो उसको सप्लाई करेगी। तो लोकल कंपनीज को भी फायदा हो रहा है और लोगों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि लोगों को जॉब मिल रही है। आगे, इंक्रीज इन कंपटीशन फ्रॉम MNC हैज लेड लोकल कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि कंपटीशन बढ़िया है तो जो लोकल कंपनी है उन्होंने भी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की बात की, उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ाया। Some local company also get benefited by partnership with MNC. MNC give investment to local company and to investment in new technology. जब MNC आती है तो MNC लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करती है। जैसे मैंने आपको फोर्ड का एग्जांपल दिया कि 1991 के बाद जब फोर्ड इंडिया आई तो उसने पार्टनरशिप की महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। तो जब महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की तो महिंद्रा एंड महिंद्रा को फोर्ड ने अपनी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की, जिससे महिंद्रा एंड महिंद्रा का भी फायदा हुआ। ठीक है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने पे नया काम करना स्टार्ट किया, उन्होंने खुद नई टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट किया ताकि उनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके।
इट अनेबल लार्ज लोकल कंपनी टू इमर्ज एज एमएनसी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो लोकल कंपनी थी अब उनके पास में मौका है कि वो खुद एमएनसी बन सकती है। जैसे इसके एग्जांपल है टाटा जो है वो ऑटोमोबाइल्स में एमएनसी बन गई, इन्फोसिस आईटी में बन गई, रैनबैक्सी आपकी मेडिसिन में बन गई, एशियन पेंट आपकी पेंट्स में हो गई, सुंदरबन फास्टनर्स नट्स एंड बोल्ट्स, ये सारी लोकल कंपनी थी जो ग्लोबलाइजेशन आने के कारण ये खुद एमएनसी बन गई। इसका मतलब इनके ऑफिसेज एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन हैज क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज। ग्लोबलाइजेशन आया तो नई नई सर्विसेज की जो है वो डिमांड आई, तो नई नई सर्विसेज या नई नई और जो है वो कंपनीज खुली। फॉर एग्जांपल जैसे पहले आईटी और कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क और इंजीनियरिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जब एमएनसी आई तो एमएनसी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो जो लोकल लोग थे उन्होंने उस ज़रूरत को देखते हुए जो है वो फैक्ट्रीज या ऑफिसेज लगाना स्टार्ट कर दिया। तो जो है लोकल लोगों को इससे फायदा हुआ, नई जो है सर्विसेज, नई डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई, इससे ओवरऑल जो है वो लोगों को फायदा हुआ, लोकल प्रोड्यूसर्स को फायदा हुआ, कहीं ना कहीं एमएनसी को भी फायदा हुआ। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्या क्या हो सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट? जो है वो क्वालिटी इंप्रूव हो गई, प्राइस कम हो गई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बढ़िया, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आई, लोकल कंपनीज ने अपने टेक्नोलॉजी पे काम किया, एमएनसी ने उनको पैसा दिया ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, नई सर्विसेज की डिमांड हो चुकी है। ठीक है, एमएनसी ने पार्टनरशिप किया तो लोकल कंपनीज को फायदा मिला, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये हुआ कि जो लोकल कंपनी थी उनको एमएनसी बनने का मौका मिला। तो ये फायदे हैं। अब इसमें हम कुछ नेगेटिव भी देखेंगे, नेगेटिव क्या है। अच्छा, इसके जो है पॉजिटिव हमने देखे ग्लोबलाइजेशन के, तो पॉजिटिव है तो सरकार क्या कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा एमएनसी यहाँ पर आए और लोकल लोगों को फायदा मिले। तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट अप इंडस्ट्रियल जोन्स, दीज आर कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का इन्वेस्टमेंट आ सके, फॉरेन कंपनीज आ सके और इंडिया में आके उनकी फैक्ट्रीज और ऑफिसेज लगाए। उसके लिए भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, अलग अलग स्टेट्स ही, उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगती है ऐसे रीजन्स बनाए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वुड हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी होगी, पानी होगा, रोड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, स्टोरेज, रिक्रिएशनल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है वहां पर एक इंडस्ट्री को लगने के लिए जो जो अच्छी चीजें चाहिए वो सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो सरकार वहां पर प्रोवाइड करेगी, ताकि बाहर की एमएनसी वहां पर आकर जो है अपनी कंपनी लगाए। तो सरकार को क्या फायदा होगा इससे? सरकार को अभी जो अपन ने पीछे पड़े वो सारे फायदे सरकार को होंगे, इसका मतलब लोगों को फायदे होंगे। एनी एमएनसी हु सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन गेट बेनिफिटेड। क्या बेनिफिट है? नो टैक्स फॉर इनिशियल 5 ईयर्स, 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना है, फ्लेक्सिबल लेबर लॉज। तो और भी बहुत सारे फायदे होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज आ सके। अब हम देखेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब हर एक जगह जो है वो इम्पैक्ट पॉजिटिव नहीं है, कहीं कहीं पे नेगेटिव भी है। स्मॉल एंड लोकल कंपनी हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे है? जो छोटी कंपनीज हैं उनके ऊपर है। क्या है? एज स्मॉल कंपनीज हैड high cost of production as comparative to MNC, they are not able to compete with MNC in terms of price। क्योंकि जो छोटी कंपनी है उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो एमएनसी के साथ प्राइस में compete नहीं कर सकती। तो छोटी कंपनी का जो प्रोडक्ट होगा वो महंगा होगा एज कंपैरेटिव टू एमएनसी। तो महंगा प्रोडक्ट आप क्यों खरीदोगे? ठीक है, द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट आर हायर देन एमएनसी फाइनल प्रोडक्ट। जो छोटी कंपनी है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू एमएनसी के फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू से। ड्यू टू दिस सेल्स ऑफ लोकल स्मॉल कंपनी डिक्रीज। इसकी वजह से छोटी कंपनी के जो सेल्स है वो कम हो जाते हैं, एंड दिस लेड टू शटिंग ऑफ कंपनी और रिडक्शन इन प्रोडक्शन। इसकी वजह से क्या है, या तो कंपनी बंद हो जाती है या कंपनी अपना प्रोडक्शन कम कर देती है, क्योंकि उनकी सेल नहीं हो रही, तो जितनी सेल होती है उसके हिसाब से वो प्रोडक्शन करती है। अब देखो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो हैव नेगेटिव इम्पैक्ट। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट हमने देखा स्मॉल कंपनीज का, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एज स्मॉल लोकल कंपनी शट डाउन और रिड्यूस देयर प्रोडक्शन। क्योंकि छोटी कंपनी या तो बंद हो गई या उसने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, तो वहां पे जितने लोग काम कर रहे थे अब उनकी इतनी जरूरत नहीं है, तो जो लोग काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दिस लेड टू रिडक्शन इन वर्किंग फोर्स एंड मैनी गॉट
अनएम्प्लॉयड। बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट देखना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हालांकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से नई जॉब्स बन रही है, लेकिन लोगों की जॉब्स भी जा रही है। Small local company, to reduce their cost of production, they start hiring workers on contract basis. जहां पर वर्कर्स अभी फुल टाइम जॉब कर रहे थे, अब उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जा रहा है। जब काम आ रहा है तो वर्कर को बुलाया जा रहा है, काम करके पैसे दे दो, बाकी घर पे जाके बैठो। when there was demand, workers were hired, and when there was no demand, workers were unemployed. अब ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री इज सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर। भारत में जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से अफेक्टेड है और ये सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है। इसका मतलब जो स्मॉल और लोकल कंपनी में जो लोग हैं उनको ग्लोबलाइजेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। कितने लोग काम करते हैं स्मॉल और लोकल इंडस्ट्रीज में? 11 करोड़। तो मतलब 11 करोड़ लोगों की नौकरी को खतरा है अगर ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है और एमएनसी आती है, क्योंकि वो कंपनियां बंद हो जाएगी, एमएनसी के साथ कंपीट नहीं कर पाएगी। तो जैसे हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ पॉजिटिव थे, तो सरकार ग्लोबलाइजेशन बढ़ाने के लिए क्या कर रही है हमने देखा, लेकिन हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन के कुछ नेगेटिव भी हैं। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट को टैकल करने के लिए सरकार क्या कर रही है उसको भी हम देखते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे स्ट्रगल्स फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब किसी को नुकसान नहीं हो, सबको फायदा हो ग्लोबलाइजेशन से। एज वी नो दैट ग्लोबलाइजेशन डज नॉट बेनिफिट ऑल। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ बेनिफिट नहीं है। कौन नहीं है? स्मॉल एंड लोकल प्रोड्यूसर्स और वर्कर। जो छोटी कंपनी है और उसमें जो काम कर रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं है। फेयर ग्लोबलाइजेशन गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो यहाँ पर फेयर ग्लोबलाइजेशन की बात आती है क्योंकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करती है। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? फेयर ग्लोबलाइजेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट एंड पीपल। कैसे? इम्प्लीमेंट लेबर लॉज। लेबर लॉ लगा दो ताकि आप बाहर किसी को कभी भी फायर नहीं कर सको। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स। छोटे प्रोड्यूसर्स को सरकार मदद करे ताकि उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर ज़्यादा भी है तो वो अपना जो है उनको नुकसान नहीं हो। गवर्नमेंट शुड इम्पोज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स ऑन एमएनसी। एमएनसी के ऊपर बैरियर्स लगा दे ताकि उनका सामान थोड़ा महंगा हो जाए, ताकि छोटे लोग उनसे कम्पीट कर सकें। निगोशिएट विद डब्ल्यूटीओ फॉर फेयर रूल्स। डब्ल्यूटीओ के साथ जो है निगोशिएट कर सकते हैं कि हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए हम क्या रूल्स लेके आ सकते हैं ताकि बाहर की कंपनी भी यहाँ पर आ जाए और यहाँ की कंपनी को भी नुकसान नहीं हो। गवर्नमेंट शुड अलाइन विद डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, जितनी भी एमएनसीज होती है वो ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज की होती है, तो डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है ये अपना एक अलायंस बना ले ताकि जो बाहर की कंपनी आके यहाँ पे डोमिनेंस करती है वो नहीं कर पाए। या इनका एक ग्रुप बना लो कि अगर आपको इस एरिया में अगर ट्रेड करना है तो आपको हमारे रूल्स और रेगुलेशंस भी मानने पड़ेंगे। पीपल शुड ऑल्सो प्ले अ रोल इन स्ट्रगल्स फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन बाय डिमॉन्स्ट्रेशन, मेकिंग यूनियंस एंड प्रोटेक्टिंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो लोग हैं उनको भी अपने राइट्स देखने चाहिए, लोगों को डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से किसी को नुकसान नहीं हो। उनके यूनियंस होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करनी चाहिए, धरने देने चाहिए ताकि एमएनसी अगर किसी कंट्री में जाए तो वो लोकल प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स को जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर दे। तो ये इनका उद्देश्य होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसके अंदर हमने लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ा। लिबरलाइजेशन क्या है? लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, तो बाहर की कंपनी आके यहाँ पे कर सकती है। फिर हमने इम्पैक्ट देखे, हमने पॉजिटिव इम्पैक्ट देखे और फिर सरकार उसके लिए क्या कर रही है, तो सेल्स बना रही है। फिर हमने नेगेटिव इम्पैक्ट देखे, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, तो ये था, ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो फैक्टर्स दैट लेड दी ग्लोबलाइजेशन। ये था हमारा आज का चैप्टर। नेक्स्ट जो है आएगा हमारा लेक्चर, वो आएगा हमारा वेडनेसडे शाम 4 बजे। नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए। जो कमेंट करेंगे वही चैप्टर नेक्स्ट पढ़ा देंगे। जो चैप्टर अभी तक नहीं करवाए, अब हमारे 3-4 चैप्टर बाकी है, उन 3-4 चैप्टर में से आप कोई भी चैप्टर पे कमेंट मार सकते हो कि सर अगला चैप्टर हमको ये चाहिए, तो नेक्स्ट चैप्टर वो आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये नया चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम ऐसे ही आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। जल्द ही हमारे ये जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी तो हम
एक वन शॉट जो है वो सीरीज़ लेके आएंगे जिसके अंदर हम पूरा चैप्टर पढ़ा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। हम मिलते हैं आपको वेडनेसडे शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।